अब नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है अपना प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत जनरल सी बातें हैं, बचपन से पढ़ते आए हो। प्रोटीन्स क्या है, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड्स है। CONH ये बॉन्ड होता है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले इनकी टाइप्स देखते हैं। दो टाइप के हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस कौन से हैं? ये क्या होते हैं, साइड बाय साइड आपस में लाई करते हैं, जिससे फाइबर्स की फॉर्म ले लेते हैं। जैसे केराटिन है जो अपने स्किन में होता है, हेयर में होता है, कोलेजन है, फाइब्रोइन है, मायोसिन है। इनमें कौन से होते हैं? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे आपको, या ज़्यादातर क्या मिलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेंगे। ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरा ग्लोबुलर क्या है, ये ग्लोब्यूल्स यानी कि स्फीरोइडल शेप ये ले लेते हैं। इनके बीच में वीक फोर्सेस आपको मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेंगे। जैसे इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन है जो एग्स के अंदर है, फाइब्रिनोजन है जो ब्लड क्लोटिंग में जिसका रोल है। ये क्या है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछते हैं। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर 4 लेवल्स पे स्टडी किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि अमीनो एसिड किसी पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन्स वास्तव में क्या है, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। तो अमीनो एसिड के पॉलीमर से पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और जो चीज़ बनेगी वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड। तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड के अंदर किस सीक्वेंस से अमीनो एसिड्स जचे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये सीक्वेंस ही बहुत कुछ अंतर कर देती है। अगर सीक्वेंस आप चेंज कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस भी बदल जाती हैं। सेकेंडरी का मतलब है अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़े, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है तो किस टाइप की शेप लेती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो शेप एक्वायर करती है वो क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो दो टाइप की शेप ले सकता है, या तो अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स क्या है, रेगुलर कोयलिंग होगी किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन की, और इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मीन्स उसी मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा का मतलब है अंदर। जैसे एग्जांपल है, हेयर के अंदर जो होता है केराटिन, या नेल्स में भी होता है मायोसिन, जो मसल्स में होता है वो प्रोटीन है, वो क्या है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं। बीटा प्लीटेड में क्या है, ये साइड बाय साइड पॉलीपेप्टाइड चेन लाई करेंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग तक ये पहुंच जाती हैं। इनमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे एक के ऊपर एक जचेंगी तो शीट्स की तरह, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल है सिल्क। टर्सरी का मतलब ये है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये ओवरऑल कैसे फोल्ड होती है उसको हम कहेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। दो हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस है और ग्लोबुलर, फाइबर की फॉर्म ले लेगी, या ग्लोब्यूल्स गुच्छे टाइप ले तो क्या है, ग्लोबुलर है। क्वाटर्नरी क्या है, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनको हम सब यूनिट्स भी बोल देते हैं। उनका अरेंजमेंट कैसे है, इसी को क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, डीनेचुरेशन क्या है। डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है किसी भी सब्सटेंस की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का ख़त्म हो जाना। तो प्रोटीन्स की जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। कैसे होती है, जैसे ही प्रोटीन्स का आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओ या उसकी पीएच चेंज करो, तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं या डाइसल्फाइड ब्रिजिंग हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अनकोयलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो हेलिक्स हैं वो अनफोल्ड होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस होता है। इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। जैसे कोगुलेशन ऑफ एग, ये इसका एग्जाम्पल है। इस दौरान याद रहे, सेकेंडरी टर्सरी जो है उनकी शेप बिगड़ जाती है प्रोटीन्स की, लेकिन प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट यानी कि वो सेम बनी रहती है इस दौरान भी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं, दो हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस इनके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो, इसके अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की है और इसके अंदर राइबोज टाइप की है। दूसरी बात, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि डबल स्ट्रैंड में मिलेगा, इसमें डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, सिंगल में होता है। इसमें रेप्लिकेशन होता है, मीन्स अपने जैसी कॉपी बनाता है। आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है। अब इसके अंदर जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की क्या है, सैकराइड,
प्रोटीन की क्या है, अमीनो एसिड। इसी तरह इसकी अगर बात करें तो वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में ये जो है न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ें होती हैं, एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, दूसरा है शुगर और तीसरा है फास्फोरिक यूनिट। जब फास्फोरिक यूनिट ना हो, बाकी दोनों शुगर और बेस दोनों बेसिक चीज़ें हों, तो उसको क्या बोलते हैं फिर, न्यूक्लियोसाइड। जब दो हों तो शुगर दो तरह की, डीएनए में क्या है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, मीन्स डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन आपने हटा दिया, कहाँ से हटाया, दूसरे कार्बन से हटाया। और आरएनए में क्या है, बीटा डी राइबोज। अब नाइट्रोजन बेस जो हैं, जो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड में है, ये 2 तरह के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन फिर 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स एडेनिन ए के द्वारा लिखते हैं, गुएनिन जी के द्वारा लिखते हैं। पायरिमिडिन्स फिर 2 टाइप के हैं, साइटोसिन सी के द्वारा लिखते हैं, थाइमिन टी के द्वारा लिखते हैं। याद रहे आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, जिसको यू के द्वारा हम लिखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फेमस है। डबल हेलिकल वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, बाद में इनको इसके लिए 1962 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। ये जैसे डबल हेलिकल इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये 5 एंड है तो इस तरफ 3 है, दूसरे स्टैंड का ये 3 है क्योंकि डबल हेलिकल है, दूसरी तरफ क्या होगा, इसका 5 होगा। इसके बीच में ये लगे होते हैं बेस, नाइट्रोजन बेस, जैसे ए है तो याद रखना है ए के साथ हमेशा टी बॉन्ड बनाएगा और 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, टी ए के साथ, ए टी के साथ। सी है तो ये जी यानी कि साइटोसिन गुआनिन के साथ बनाएगा और 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जी है तो सी, वो एक ही बात है, एंड वाइस वर्सा यानी कि ए है तो सामने कौन आएगा, टी, जी है तो कौन आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, सी है तो 3 बॉन्ड जी, टी है तो डबल बॉन्ड ए, इस तरह से। अब ये जो एक हेलिक्स है ना, इसके अंदर ये क्या है, बेस पेयर है, 10 बेस पेयर होते हैं इसके अंदर। इसका जो डायमीटर है ये 2 नैनोमीटर होता है। अब ये जो बेस पेयर का डिफरेंस है ये है 0.34 नैनोमीटर, और 10 बेस पेयर है, इसका मतलब एक हेलिक्स कितना है, 3.4 नैनोमीटर मिलेगा इसकी लेंथ। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में 2-3 बातें हैं। अब इनके फंक्शंस, तो 2 मेन फंक्शन हैं इनके, पहला है रेप्लिकेशन और दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस फिर 2 स्टेप्स में पूरा होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए की एक खास प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन। इसमें क्या करता है, अपने जैसी कॉपी बना लेता है। देखो इस चैप्टर में याद रखना, जो खासकर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो, जब आप ये कहते हो ना, जब आप ये बहाना करते हो कि हम तो मैथ्स वाले में कम आएगी, इसका कारण ये है आप इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस जाते हो। उसकी ज़रूरत नहीं है, जितनी काम की बात है वो याद करें। ये ईजीएस्ट चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, फिर आपका ये बहाना भी नहीं चलेगा। रेप्लिकेशन क्या है, जो डीएनए है वो अपने जैसी कॉपी बना लेता है। जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है, जो आप ऊपर कागज़ रखेंगे वैसी कॉपी नीचे से निकल के आएगी। तो डीएनए क्या करता है, अपने जैसी कॉपी बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे ये है तो पहले तो डबल हेलिकल है, अगर इसको गर्म कर दें तो ये खुल जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, जिसको मेल्टिंग बोलते हैं। ठंडा करेंगे फिर से जुड़ जाएंगे, जिसको एनीलिंग बोलते हैं। तो ये जैसे है तो इसके सामने कौन होगा, डबल बॉन्ड से टी मिलेगा, टी है तो डबल बॉन्ड से ए मिलेगा, सी है तो ट्रिपल से कौन मिलेगा, जी। इसी तरह जी था तो इसके सामने सी रहा होगा, सी है तो इसके सामने जी रहा होगा, टी है तो इसके सामने ए रहा होगा। ये गर्म किया, अनवाइंड हो गया है। अब रेप्लिकेशन में क्या होगा, ये जो अलग हुआ है ना, तो ये अपनी कॉपी तैयार करेगा। जैसे मशीन पे हम रखते हैं वो एक कॉपी निकल के आएगी ऐसी कैसी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, इसी तरह ये अपनी कॉपी तैयार करेगा। तो ये जो इस तरफ वाला जी है तो ट्रिपल बॉन्ड सी तैयार करेगा, सी है तो 3 बॉन्ड जी तैयार करेगा, टी है तो 2 बॉन्ड के साथ ए तैयार करेगा। इसी तरह ये सी है 3 बॉन्ड के साथ जी, 3 बॉन्ड के साथ ये जी है तो सी, ए है तो टी। क्योंकि यूरासिल का चक्कर है ही नहीं इसमें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसने अपनी कॉपी बना ली, इसने अपनी, अब सेपरेट होकर ये अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो कॉपी बनाते हैं डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। दूसरा फंक्शन इनका है प्रोटीन सिंथेसिस, जो 2 स्टेप्स में पूरा होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए की कॉपी तो बनती है लेकिन वो एमआरएनए बनाता है। तो कहाँ डिफरेंस आएगा, केवल कहाँ, जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड था तो डीएनए में क्या है, यूरासिल,
आरएनए में सॉरी क्या है, यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता। तो ए के साथ मान लिया डीएनए में ए है, तो ए के साथ अब आप टी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इसके पास तो थायमिन है ही नहीं। आप क्या लेकर आएंगे, यूरासिल, और कोई बात इसके अंदर नहीं है। यानी कि एमआरएनए अपना स्ट्रैंड कॉपी करता है, ये रेप्लिकेशन ही है, बस केवल ये एडिन यूरासिल वाली बात का आपने ख्याल रखना है। ट्रांसलेशन जो है इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब ये जो एमआरएनए है ये क्या करेगा, दो टाइप के आरएनए और होते हैं, एक है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। इन दोनों की मदद लेगा, इनसे सहायता लेकर एमआरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये जो बेसिस हैं इनकी सीक्वेंस बनती है, तीन तीन की ये सीक्वेंस बना लेते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में। और ये जो ट्रिपलेट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, कोडोन्स भी बोलते हैं। टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। अब इनमें 3 कोडोन्स ऐसे हैं, ये जो ट्रिपलेट बनाते हैं 3-3 का ग्रुप, 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो अगर लास्ट में आ जाएं तो रिएक्शन वहीं पे बंद हो जाती है, इसलिए उनको स्टॉप कोडोन्स भी कहा जाता है, नॉन सेंस कोडोन्स भी कहा जाता है, जो हैं UUA, UGA, UAG। ये कौन से हैं, ये नॉन स्टॉप कोडोन्स हैं, यानी कि जहाँ आएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी। ये मेन पॉइंट्स हैं अपने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। अब पढ़ लेते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विटा एंड मीन्स। विटामिन्स होता है लाइफ, मीन्स प्रोवाइडिंग। तो ये लाइफ प्रोवाइडिंग होते हैं, हालांकि बहुत कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है बॉडी को, लेकिन ये चाहिए ज़रूर। अगर ये नहीं हो तो इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं जीवनीय तत्व, लाइफ प्रोवाइडिंग होते हैं ये। तो अगर सोल्युबिलिटी के बेस पर देखें तो 2 टाइप के हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। मीन्स फैट्स और ऑयल्स में ये सोल्यूबल होते हैं। और ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज जो होते हैं, जिनको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, उनमें जाके स्टोर हो जाते हैं, मीन्स बॉडी में ये स्टोर रहते हैं। दूसरे हैं वाटर सोल्यूबल, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बी के जितने हैं, B1, B12, B6, ये जितने भी हैं, विटामिन बी का जितना भी ग्रुप है वो, और सी, ये क्या हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि ये तभी यूज़ कर लिए जाते हैं बॉडी के अंदर, ये स्टोर नहीं होते हैं, तो ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12। B12 स्टोर हो जाता है, बाकी स्टोर नहीं हो पाते हैं। अब इनके कारण मेन से जो डिजीज़ होते हैं, जो मेन है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि विटामिन ए, रेटिनॉल भी कहते हैं इसको, ब्राइट आई विटामिन भी कहते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तो नॉर्मल बातें हैं, वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ज़्यादातर मीट या फिर लीवर या फिर मिल्क, इन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो इसकी कमी से जो डिजीज़ है वो मेन बात है। तो इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से होता है जीरोथैलेमिया, यानी कि जो कॉर्निया है अपनी आई की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कम लाइट में, डिम लाइट में, रात को या डिम लाइट में उसको दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होते हैं। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन है, इसकी कमी से होता है, डिजीज़ का नाम है बेरी। तो बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स दम उखड़ता है, यानी कि सांस जल्दी फूल जाती है और ग्रोथ भी कम हो जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है। फिर B2, इसका विटामिन B2 का केमिकल नेम जो अपना है, साइंटिफिक नेम, वो है राइबोफ्लेविन। इससे बर्निंग सेंसेशन आती है स्किन में अगर इसकी कमी हो जाए तो। इसके अलावा चिलोसिस, मीन्स जो लिप्स और माउथ है वहाँ दरारें पड़ जाती हैं, मीन्स वो फट जाते हैं, तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। बाकी विटामिन हमने छोड़ दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वही ये जो बी के बाकी जो हैं ग्रुप के, वो हम नहीं ले रहे हैं। विटामिन सी, इसका केमिकल नेम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड, और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, बहुत फेमस है। तो जैसे कि आंवला है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे ग्रेप्स में है या लेमन में है, ये विटामिन सी। तो ये बहुत अच्छा होता है, आपको रोगों से लड़ने की कैपेसिटी देता है ये विटामिन सी। अगर इसकी कमी हो जाए तो मेन जो डिजीज़ है वो कौन सा है, स्कर्वी, यानी कि जो गम्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों में से। विटामिन डी जिसको सनलाइट विटामिन बोलते हैं, तो सनलाइट में बहुत ज़्यादा ये होता है।
और ये एसेंशियल विटामिन भी, यानी कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, कुछ ऐसे जो नहीं कर सकती, तो ये उनमें आता है एसेंशियल विटामिन में, यानी कि जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, बॉडी नहीं बना सकती। तो विटामिन डी, इसकी अगर कमी हो जाए तो इससे बीमारियाँ होती हैं रिकेट्स होती है चिल्ड्रन में, और ओस्टियोमलेशिया ये है एडल्ट्स में। तो रिकेट्स क्या है, जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें डिफॉर्मेशन होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ओस्टियोमलेशिया क्या है, जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, हिंदी में बोलते हैं अस्थि मृदुता, यानी कि ज़्यादा मृदु मीन्स ज़्यादा नरम हो जाती हैं। जैसे ये जॉइंट्स हैं हमारे, तो यहीं से मुड़ते हैं, अगर ओस्टियोमलेशिया तो ये कहीं से ये हड्डियाँ भी मुड़ सकती हैं, तो यानी कि बहुत बेकार सा डिजीज है। तो रिकेट्स और एडल्ट्स में क्या बोलते हैं उसको, ओस्टियोमलेशिया, और भी उसका थोड़ा सा खतरनाक रूप है। विटामिन ई, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसको बोलते हैं। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है और फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। विटामिन के, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी कि अगर हमें कोई चोट लग जाए तो क्या होता है, ब्लड बॉडी से निकलना शुरू कर देता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद रुक भी जाता है, जम जाता है, वहाँ क्लोटिंग हो जाती है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये जो ब्लड क्लोटिंग का टाइम है ये बढ़ जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में एंजाइम्स का जिक्र किया हुआ है, तो हमें पता ही है, हम पहले सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, और एक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं, और जब काम करते हैं तो इनका लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, यानी कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स ही काम करते हैं। इनके नाम के आखिर में एज आता है, जैसे लिपिड पर कोई काम कर रहा है एंजाइम तो क्या आता है, लाइपेज आता है। इसी तरह अमाइलेज, तो अमाइलोज है, उसके ऊपर जो काम करेगा वो क्या होगा, अमाइलेज। सेलुलोज है, इसके ऊपर कोई एंजाइम काम करेगा तो क्या नाम होगा, सेलुलेज। इनका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जैसे फास्टेस्ट एंजाइम जो बॉडी में है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इस तरह से एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं, यानी कि दे आर ए टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं, और बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी हो रही हैं ऑर्गेनिजम्स में वो एंजाइम्स करवाते हैं। तो ये बाकी बातें वहाँ पढ़ चुके हैं, ज़्यादा यहाँ भी नहीं है। इसके साथ ही इस यूनिट के मेन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं।